अस्सलाम वालेकुम ऑल द वे फ्रॉम लंदन। बल्कि हाँ, ये भी मेंशन करता हूँ, आतिफ असलम ने एक शो में मुझे बोला था कि तुम हमारी टीम के वसीम अकरम हो। हम भी अमेरिका की सुनते हैं, ऐसी बात नहीं है। ज़रूर इसका एक अंतरे का हिस्सा थोड़ा सा सुना दीजिए। अच्छा, शुक्र है आपको जौहरी पसंद आए। सुना है जो भी उसे आंख भर के देखते हैं तो उसके भाई फिर उनको बिफर के देखते हैं। सुना है ताड़ता है सारा दिन कमर उसको और उसको रात में लड़के कमर के देखते हैं। सुना है उसका मिडिल नेम है सबा सोहम, 50 वाला उसको लोड करके देखते हैं। लगी है पाबंदियां वेबसाइट पर, लड़के हमारे फिर भी वीपीएन ऑन करके देखते हैं। अल्लाह की कसम, मैंने इसमें से एक लफ्ज़ भी अपनी मर्ज़ी से नहीं बोला है। ये सब एक शायरा ने लिख के, माफ़ कीजिएगा, शायर ने लिख के दिया और मैंने इसको आप तक पहुंचा दिया। अब आप इसको रखें या इसको कहीं डाल दें, आपकी मर्ज़ी है। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मेरा नाम फैसल काजी है। अनफिल्टर्ड से बहुत खुश आमदीद आप सबको। और थोड़ा मुल्क से बाहर था, 2-4-5 दिन गैर हाज़िरी लंबी हो गई, लेकिन आप ये देख रहे हैं पाकिस्तान में एक ऐसा नाम जो रियलिटी शोज़ से इंट्रोड्यूस हुआ और इंट्रोड्यूस होने के बाद वो पड़ोसी मुल्क में गए, वहाँ भी ऑडिशन के थ्रू गए और फिर उनको हमने पहचाना, देखा। एक अरसे सुर्ख क्षेत्र में इन्होंने मुकाबला किया, खूब लड़े, बहुत अच्छा लड़ा इन्होंने और क्या अच्छा गाते हैं। अक्सर मैं इनसे पूछता हूँ, ये गला क्या हिसाब लिया तुमने? मतलब इस इंसान के गले में, मेहदी हसन साहब के गले में हिंदुस्तानी कहते हैं कि भगवान बोलता था, इनके गले में अक्सर शैतान भी बोलता है। ये इतना मिमिक्री जब करते हैं तो ये बिल्कुल डिटो हो जाते हैं। अभी आपसे मुलाकात करवाते हैं, अमीर अली हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। फैसल भाई कैसे हैं? कैसे मिजाज है अमीर अली? बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे हैं? ये बचपना बरकरार कैसे रखते हो? बचपना बरकरार रहना चाहिए, क्योंकि अगर बचपना चला गया तो फिर कुछ नहीं बचता। अच्छा, तो मतलब अब बच्चे हैं भी आप? जी बिल्कुल, बच्चा नन्हे। रियलिटी शो में कितनी रियलिटी होती है? हाँ, इसका जवाब मैं आपको सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि रियलिटी शोज़ में इतनी ही रियलिटी होती है जितनी हमारी इलेक्शन में होती है। आप रियलिटी शो से आप आए? जी बिल्कुल। बहुत खूबसूरत गाया। अमीर देखो, ये तो बात, इसमें कोई शक नहीं है कि देखो आपके हालात कोई भी हों, लोग आपको अमीर ही कहेंगे। ऐसा ही है, ठीक है ना? बिजली का बिल जितना भी आ रहा है, अमीर, अरे अमीर जा रहा है कहते हैं लोग। बिल्कुल। अरे अमीर कहाँ जा रहे हो? ऐसे ही कहते हैं। अक्सर लोग ये पूछते हैं कि सिर्फ नाम के अमीर हो या पैसों से भी अमीर हो? नहीं मैं कहता होता। हूं, मैं तो अल्लाह का कोई शुक्र। बुलाएगा अमीर, लोग देखेंगे किस अमीर को बुला कौन रहे सा हैं। अमीर आ गया? यार ऐसे नाम रखा करो, चाहे अमीर पैदल जा रहा हो। चाहे अमीर पैदल जा रहा हो, ठीक है। अच्छा अमीर, सुर्ख क्षेत्र तो बहुत बात की बात है, उससे पहले भी तो आपने कई हर्डल्स उबूर किए हैं। वो हर्डल्स क्या थे? उससे पहले फैसल भाई, मैंने पाकिस्तानी दो हमने सिंगिंग कॉन्टेस्ट थे, वो मैंने विन किए, जिनमें पहला था सुर की तलाश, जो कि हम टीवी पे था। अच्छा, आजकल कुछ ऐसे सिंगर भी गा रहे हैं कि पब्लिक उनको सुनते हुए उनके सुर की तलाश कर रही होती है। हाँ, उससे मुझे एक चीज़ याद आ गई। जी जी। अस्सलाम वालेकुम ऑल द वे फ्रॉम लंदन। तो वाह वाह, ये ना हमारे आमाल की सज़ा है। बेशक ऐसे ही है। हाँ, अच्छा, फिर उसके बाद सुर की तलाश के बाद? सुर की तलाश के बाद मैंने सेकंड सिंगिंग कॉन्टेस्ट मैंने किया, जो कि था जियो पे। उसका नाम था गाओ सेलिब्रिटी बन जाओ। उसका भी मैं विनर रहा, बहुत ही मुश्किल कंपटीशन के बाद। वो शो भी मैंने जीता। फिर उसके बाद फाइनली सुर क्षेत्र में मेरा जाना हुआ, काफ़ी टफ ऑडिशन के बाद, जो कि बज़ाहिर दिखने में बड़ा आसान। अच्छा, एक बात मैं आपको बताता चलूँ यहाँ से, थोड़ी जिन लोगों को क्लियर नहीं थी ये बात, इस पॉडकास्ट से क्लियर भी हो जाएगी कि उसमें हुआ ये कि बहुत ही टफ ऑडिशन हुए हमारे, बहुत सख्त मराहिल से गुजरे। उसके बाद फिर हमारी टॉप 10 की लिस्ट, हमारी टॉप 16 की लिस्ट हमारी गई पड़ोसी मुल्क। उन लोगों ने वीडियोस देखी। अब टॉप 15-16 में से टॉप 10 सेलेक्ट किए उन्होंने वीडियो से। टॉप 15 में से टॉप 10 सेलेक्ट किए और टॉप हज़ारों में से पहले हम टॉप 16 सेलेक्ट हुए।
फिर वीडियो गई, टॉप 10 सेलेक्ट हुए, टॉप 10 हमें दुबई बुलाया गया, और आप यहाँ से अंदाज़ा लगाएं कि टॉप 10 दुबई पहुँचे हैं, और पहले ही एपिसोड में, जो कि था ग्रैंड ऑडिशन के नाम से, उसी एपिसोड में सजाद अली साहब, मुझे याद है, मैं बहुत छोटा था तो। हाँ जी 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 जी। तो उसमें टॉप 10 से पहले ही एपिसोड में 4 लोग आउट हुए जो कि पाकिस्तान वापस आ गए, सिर्फ 6 सेलेक्ट हुए, जिसमें से अल्हम्दुलिल्लाह कराची से वाहिद मैं था। माशाल्लाह। 6 में से 15 में से 10, 10 में से 6। और हुआ ये कि जब हम वहाँ पर पहुँचे तो पता चला कि भाई हम चैनल पे देख रहे हैं कि सुरक्षेत्र के ऑडिशन हो रहे हैं कराची में। तो हम हैरान हो गए, हमने जाके पूछा कि जो वहाँ पर जो टीम थी कि ये हम तो यहाँ सेलेक्ट हुए हैं, अब ये कौन से ऑडिशन से? तो पता चला कि ये चलना था, उनके पास फुटेज नहीं थी क्योंकि उन्होंने कवर नहीं किया था। वो गाँव सेलिब्रिटी बन जाओ के बाद सुरक्षेत्र के बाद जो हाँ हमने जो पाकिस्तान वर्सेस इंडिया जो सिंगिंग कॉन्टेस्ट किया, तो यहाँ पर फेक ऑडिशंस हुए सिर्फ फुटेज लेने के लिए। अच्छा। और यहाँ के लोग बेचारे हमसे कांटेक्ट करने लगे कि यार ये क्या सीन है, आप लोग तो बगैर ऑडिशन के सिलेक्ट हो गए हो। तो हमने उनको बताया हम ऑडिशन से सिलेक्ट, उस वक्त इनके पास वो उनसे बात नहीं हुई थी और उन्होंने ऑन एयर करना नहीं था, जब करना था इनको फुटेज चाहिए थी, तो उन्होंने फेक ऑडिशंस किए, तो बेचारे बहुत सारे लोग रुल गए, कई लोगों ने पैसे भी लिए, यहाँ तक भी पता चला। तो फिर ये ऑडिशन जो सुरक्षेत्र का था, इसकी भी तो कोई कहानी है? इसकी बहुत लंबी दास्तान है, और छोटी सी सुना दें। मैं बिल्कुल इसको शॉर्ट करके सुना देता हूँ कि हुआ ये कि मैं जब मुझे पता चला कि एक सिंगिंग ऑडिशन होने वाले हैं और बहुत बड़ा शो होने वाला है कोई इंडिया का, तो मैंने, मेरे जितने करीबी लोग हैं, मेरी हमेशा कोशिश रहती है कि कुछ अच्छा है तो मैं लोगों तक फॉरवर्ड करूं कि शायद मेरी वजह से किसी का भला हो जाए। तो मैंने लोगों को, अपने दोस्तों को बताया कि ये सिंगिंग कॉन्टेस्ट होने वाला है, इसके ऑडिशंस हैं। अब हुआ ये कि जिस दिन ऑडिशंस की डेट थी उससे 3 दिन बाद मेरा एक शो था कराची से बाहर, और कराची में ऑडिशन होने वाले थे। मैंने सबको बताया, और हुआ समहाउ ये कि जिस दिन ऑडिशन थे वो डिले होके जिस दिन मेरे शो की डेट थी उसी दिन वो ऑडिशन हो गए, और हमें सच्चाई की एक बड़ी बीमारी कह लें या कुछ भी कह लें, जिसका बड़ा नुकसान भी उठाना पड़ जाता है। तो मैंने अपने ऑर्गेनाइज़र को बोला कि मैं इस तरह से, हालांकि मैं कोई घुमा भी सकता था, लेकिन मैंने सच बोला। तो उन्होंने कहा कि नहीं ये नहीं हो सकता, मेरे लिए आपको परफॉर्म करना पड़ेगा, आपको ऑडिशन छोड़ने पड़ेंगे। तो मैं समाओ छोड़ के वहाँ गया। शो कहाँ था आपका? शो मेरा था सादकाबाद में। और जाना कहाँ था? लाहौर? कराची। हमारा ऑडिशन यहाँ पर कराची में था? जी, कराची में। ओके। शहरों के ऑडिशन से पहले कराची, फिर लाहौर, ये सब जगह। मैं यहाँ से 12 घंटे, तकरीबन 10-12 घंटे सफ़र करके वहाँ पहुँचा। वहाँ से फिर 3 घंटे परफॉर्म करने के बाद फिर वापस आया, तो यहाँ के ऑडिशंस जा चुके थे। फिर मुझे यहाँ से बाय रोड लाहौर जाना पड़ा। तो बहुत सारी तवील सफ़र के बाद मैं लाहौर पहुँचा, और वहाँ जाके मेरी फाइनली सिलेक्शन हुई, जो कि अनएक्सपेक्टेड था मेरे लिए। मेरे घर वालों ने बहुत सपोर्ट किया, उन लोगों ने कहा कि तुम जाओ, सिलेक्शन होना ना होना कोई बात नहीं, एटलीस्ट यू शुड ट्राई। तो होना चाहिए। जी बिल्कुल, मैंने ट्राई किया और अल्हम्दुलिल्लाह ये सिलेक्शन हो गई। जी बिल्कुल। फिर उसके बाद आप इंडिया पहुंच गए। वहाँ जाके थोड़ा सा बताएं लोगों को कि, क्योंकि लोगों को याद होगा सुरक्षेत्र, आप लोगों को याद होगा कितना बड़ा प्रोग्राम था, रोडें सुनसान हो जाती थी और लोग उसको देखते थे, हर घर से उसी की आवाज़ आ रही होती थी। क्या वहाँ क्या रिस्पांस मिला वहाँ के आर्टिस्टों से, सिंगर्स से, जजेस जो बैठे हुए थे, पैनलिस्ट वो, और फिर उसके बाद पब्लिक पे भी आते हैं? जी। ऑनेस्टली स्पीकिंग, मुझे वहाँ के जितने भी वो आर्टिस्ट हैं, मतलब आशा भोसले जी थी, इस्माइल दरबार जी थे, रूना लैला जी थी, आबदा परवीन जी थी, इतने डाउन टू अर्थ लोग हैं, इतने कमाल लोग हैं कि मैं बता नहीं सकता। हमारी जो होस्ट थी वो आशा टाकिया थी, कि आपको अंदाज़ा है, उनके तो बड़े फ़ैन हैं, हम भी उनके फ़ैन थे। तो बहुत बहुत कोऑपरेटिव, बहुत ही ज़बरदस्त लोग हैं, और आर्ट की बहुत कदर करते हैं। बट वो समहाउ उस शो का ना, हमारे जो एक कॉन्सेप्ट था वो थोड़ा सा जो था वो लड़ाई बेस था। अच्छा। कि आज लोगों को शायद किसी कंटेस्टेंट के गाने याद नहीं होंगे, वो लोगों को ये ज़रूर याद है कि आतिफ असलम ने हिमेश को ये कहा था, आतिफ असलम की हिमेश से लड़ाई हो गई थी। अच्छा, वो ओरिजिनल जेन्युइन होती थी? वो होती थी, कुछ लगता तो कुछ आजकल तो ये हो गया ना कि लड़ाई करवा देते हैं, कुछ इसी तरह से लगता वायरल होने के लिए। बिल्कुल वो सही था, लेकिन हाँ उसमें काफ़ी हद तक सही भी था। और मैं यहाँ पर कहना चाहूँगा कि आतिफ असलम ही थे, जिस तरह से वो फेस करते थे, जिस तरह से वो जवाब देते थे, मतलब स्पीचलेस हूँ मैं। आवाम डिसाइड करेगी, ये जूरी तो डिसाइड करेगी, आवाम डिसाइड जरूर करे, वो और तो सुर में। और अच्छा, हमने यहाँ पे ये भी सुना था कि आपके साथ कुछ मामला भी हुए थे
वहाँ पे क्या वो मामला था? जी बिल्कुल, अच्छा आपने सवाल किया कि बड़ी कंट्रोवर्सी सवाल थी। मेरे पास अच्छे ही हैं, आप जवाब तो जवाब दीजिए। भी आपको अच्छा ही मिलेगा इंशाअल्लाह। तो वहाँ हुआ ये कि कई ऐसी चीज़ें थी फैसल भाई जो कि एडिट कर दी गई, अच्छा, जिसका मेरे पास प्रूफ भी है और जितने कंटेस्टेंट्स हैं सब जानते भी। और मैं बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हुआ था इस बात से कि ऐसा क्यों, क्योंकि सिंगिंग टैलेंट तो है ही है। मेरी इंस्पिरेशन जो है वो द ग्रेट मोहम्मद रफ़ी साहब हैं, सोनू निगम जी हैं, तो उनकी वजह से तो थोड़ा सा मैं थोड़े लोगों की मिमिक्री और ये वो थोड़ा सा हंसी मजाक की सारी चीज़ें, अच्छा उसमें कई चीज़ें एडिट हुई, जिसमें एक सीन ये था कि आतिफ असलम साहब मुझे गलत रिमार्क्स दिए जा रहे थे जानबूझ के। अच्छा, तो मैंने जाके आतिफ साहब से मैंने कहा कि सर मुझे इस शो से निकलना है, मुझे इस शो में नहीं रहना। तो उन्होंने कहा कि तू क्यों ऐसी बातें कर रहे हो? तो मैंने कहा देखें मैं गा सही रहा हूँ, मुझे जो कमेंट्स जो मिल रहे हैं वो इस तरह के मिल रहे हैं। तो कहने लगे मुझे एक बात बता कि पाकिस्तान और हमारे पड़ोसी मुल्क का अगर मैच हो तो हमारी टीम क्या चाहती है या उनकी टीम क्या चाहती है? हाँ। मैंने कहा डेफिनेटली ये चाहती है कि उनके मेन प्लेयर्स को साइकोलॉजिकली वो प्रेशराइज कर रहे थे। हाँ, प्रेशर, तो वो यही चाहते हैं कि उनके मेन प्लेयर को आउट। तो कहने लगे तू हमारी टीम का मेन प्लेयर है, हाँ, तुम्हारी जो बेस्ट प्लेयर्स हैं ना उनमें से तेरा नाम है। बल्कि हाँ ये भी मेंशन करता हूँ, आतिफ असलम ने एक शो में मुझे बोला था कि तुम हमारी टीम के वसीम अकरम हो, और उसके वेरी नेक्स्ट एपिसोड में आतिफ साहब ने ये शो में रिकॉर्डिंग पे कह दिया कि अमीर अली ने जो यूडलिंग कही थी वो जितने ये इंडियन कंटेस्टेंट बैठे हैं इनमें से कोई भी करके दिखा दे। तो उनमें से जो बेस्ट उनका प्लेयर था ना वो खड़ा हुआ कहता है कि मैं कर सकता हूँ। वो यूडलिंग क्या थी, कैसे थी? वो थी एक गाना था वो इंडियन इंतहा हो गई इंतज़ार की, उसमें एक मैंने यूडलिंग का पार्ट किया था थोड़ा सा। अच्छा वो यूडलिंग कुछ इस तरह से थी, कुछ मुझे एग्जैक्ट अभी याद भी नहीं, काफ़ी टाइम हो गया कि फिर वजह क्या हुई इंतज़ार की, तो वो इस तरह की यूडलिंग थी। अभी मुझे मैं भूल भी गया मैंने क्या किया था। घर में तो कभी ये आवाज़ नहीं निकाली ना? नहीं ये निकाल ख्याल रखना, क्योंकि वहाँ पे तालियां कई हाथ बार पे नहीं बजेंगी बेटा। हाँ, गानों पे बजे अच्छा, तकलीफ में निकल सकती है। क्या खूबसूरत आपने सुर देखें। बेशक इन्होंने अपने वालिद से सीखा है, और बाप जब भी सिखाता है वो मजबूत चीज़ ही सिखाता है, और जो बाप की सिखाई हुई चीज़ें या बाप की दी गई ट्रेनिंग जो है वो दुनिया में सुरखुलू करती है इंसान को, और ये हो रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। फैसल भाई मेरे वालिद गज़ल सिंगर, बहुत अच्छे गज़ल सिंगर जी, गज़ल मुझे गाते पता थे, है। स्टिल वो गाते हैं, बट अब वो उस तरह से नहीं। अब यूँ समझ लें कि उन्होंने अपना म्यूज़िक जो है ना वो क्विट किया हमारे लिए, हमारी परवरिश के लिए, क्योंकि अब हालात मिडिल क्लास फैमिली से मेरा ताल्लुक़, तो उन्होंने एज अ म्यूज़िक टीचर जॉब की। तो फिर उसके बाद आपको पता ही है कि फिर डिस्ट्रैक्ट हो जाता है बंदा, तो फिर उसमें कमाने में ही लग जाता है। तो उन्होंने अपने पैशन को हमारे लिए छोड़ा, मेरे लिए छोड़ा। और मैं अक्सर ये बात कहता हूँ, बल्कि वो अक्सर ये बात कहते हैं कि मैं तुझ में अपने आप को देखता हूँ। और मज़े की बात ये कि सबसे पहला शो जो मैंने कराची से बाहर किया, मतलब काफ़ी छोटा था मैं, मेरे पास कॉल आई तो वो कहते हैं ऑर्गेनाइज़र के आपका शो है। मैंने कहा कहाँ पर? तो कहते हैं पीसी भूरबन में। मैंने कहा ठीक है। आर्टिस्ट कौन है? कहते हैं राहत फ़तेह अली ख़ान, आप, शिराज उपल। तो मुझे यकीन नहीं हुआ, मैंने अपने वालिद से बात कराई, तो वो परेशान थे कि ऐसा कैसे इतने बड़े आर्टिस्ट के साथ तुम्हारा शो और पहला ही शो। तो अबू ने कहा कि इनको कहो कि मेरे वालिद साथ जाएंगे। तो मैंने उनको कहा, उन्होंने कहा कोई बात नहीं, वालिद मेरे साथ। और मैं पहला ही शो मैंने वहाँ पर किया और बड़ा ही मज़ा आया अल्हम्दुलिल्लाह। बड़ा वहाँ पर पहली बार वालिद के साथ आउट ऑफ सिटी गया, और वहाँ पर भी एक सिलसिला ये हुआ कि जो मैंने रिहर्सल, जब साउंड चेक हुआ, जब मैंने गाने थे, वो एक दूसरे सिंगर ने सारे गा दिया। अब अब्बू हैरान कि अब तुम क्या करोगे? तो अल्लाह पाक का बड़ा एहसान है कि मैंने दूसरी कलेक्शन गाई, और बड़ी अल्लाह पाक परवरदिगार के एहसान से मुझे पजीराई मिली। वहाँ काम जिसे आता है वो उसको कहीं भी फंसा दे वो निकल जाता है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, है ना? पूरी दुनिया में आपने परफॉर्म किया अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप क्या समझते हैं सबसे ज़्यादा आपको कहाँ पे सुना जाता है? वैसे तो फैसल भाई पाकिस्तान में बहुत अच्छा सुना जाता है हमारा, क्योंकि अभी तो अपना मुल्क ही है ना। लेकिन सबसे ज़्यादा जो मैंने ऑब्ज़र्व किया है जो अच्छा सुना जाता है वो अमेरिका में बहुत अच्छा सुना जाता है। हम भी अमेरिका की सुनते हैं, ऐसी बात नहीं है। मैं गाने की बात मैं गाने मैं भी माइकल जैक्सन सुनते हैं, मारिया कैरे सुनते हैं, लेकिन मुझे लग रहा है जो मैं समझ रहा हूँ वो भी सही है। नहीं, मैं आप कुछ ना समझे, मैं तो कह रहा हूँ हम भी अमेरिका के गाने सुनते हैं। हाँ, ये है। और मुझे लगता है कि ऑडियंस आप ना समझिएगा, वैसे आप समझ गए होंगे, लेकिन फिर भी खैर है जी। खवातीन का रिएक्शन, ये सिंगर्स
पे ही क्यों मरती हैं ख़वातीन? हम क्या मर गए? क्या हुआ? ये ख़वातीन से पूछना पड़ेगा कि नहीं, लेकिन वैसे मैं एक बात बताऊं, मैं मुझे भी अच्छा हुआ याद आ गया, मैंने भी आप पे ख़वातीन को मरते हुए देखा है। अगर आप कहें तो मैं अच्छा नहीं, हम बात दूसरी कर रहे थे। बात ये कर रहे थे अब कि तो बनता भी यही है। सुर्ख क्षेत्र में आपने जी, वो कौन सी परफॉर्मेंस थी कि जिसमें मतलब आज तो कहते हैं ना कि क्या बना दिया, माहौल बना दिया, हाँ, मूड माहौल बना, बिल्कुल ऐसे ही। क्या वो एक बजर आती है ना, उस वक्त तो ये नहीं था। कौन सी ऐसी परफॉर्मेंस थी जिस पर कि वाकई एक माहौल बन गया हो? उसमें एक उनका जो एक सीन था कि हर एपिसोड में पाकिस्तान और इंडिया के जो कंटेस्टेंट होते थे उनमें से किसी एक को सुरताज ऑफ द डे का अवार्ड मिलता था। वो जो रफ़ी साहब का सॉन्ग जिसने गाया था, अमीर अली, तो मेजॉरिटी के साथ जाकर हम अमीर अली को सुल्तान ऑफ द डे अमीर अली फ्रॉम पाकिस्तान सुरताज ऑफ द डे। हाँ, सुरताज ऑफ द डे। तो दोनों मुल्कों के सिंगर्स को मिला के उनमें से किसी एक को अवार्ड मिलता था। तो मुझे एक थीम थी, रोमांटिक थीम, उसमें मैंने गाया था मोहम्मद रफ़ी साहब जो कि मेरी इंस्पिरेशन है, उनका गाया हुआ एक बहुत ही खूबसूरत गीत तुम जो मिल गए हो मैंने गाया था। तो अच्छा, उसमें इसका ना ज़रूर इसका एक अंतरे का हिस्सा थोड़ा सा सुना दीजिए, जितना यूट्यूब बर्दाश्त कर ले वो ज़रूर सुना दीजिए। स्टार्ट सुना दूँ, अंतरा सुना दूँ आपको? जहाँ से भी आपके स्टार्ट आपको सुना देता हूँ। तुम जो मिल गए हो तो ये लगता है कि जहां मिल गया, एक भटके हुए राही को कारवां मिल गया। तो देखना ना भूलिएगा अनफिल्टर्ड काजी पॉडकास्ट शो को, क्योंकि इसमें बहुत मज़ा, बहुत म्यूज़िक और बहुत सारे ऐसे सवालात जो आप मुझसे जानना चाहते थे उसके जवाब आपको मिलेंगे। दुनिया भर में इंसानों को अल्लाह ताला ने अपनी अपनी सलाहियतें दी हैं। हर इंसान को अलग सलाहियत है। आपको ऐसा क्या दिया अल्लाह ने जॉगर्स के अलावा जो किसी को नहीं दिया? जो कर वो भर। जॉगर्स आपने पहने, ये मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो ये मेरा साइज़ है नहीं, वरना आप नंगे पैर जाते आ जाए। अच्छा, मच। शुक्र है आपको जॉगर ही पसंद आए। अच्छा, हाँ। अच्छा, क्या वो ऐसी कौन सी सलाहियत है जो मतलब आप समझते हैं कि किसी और में नहीं होगी? फैसल भाई, एक नेचुरली गॉड गिफ्टेड मेरे अंदर एक अल्लाह ने सलाहियत दी है, जो कि जब मैंने म्यूज़िक स्टार्ट किया तब से ही है। उसके लिए मैंने कोई प्रैक्टिस नहीं की, बट आहिस्ता आहिस्ता मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार ये क्या चीज़ अल्लाह ताला ने मेरे गले में दी हुई है। वो है कि एक तान है जो कि द ग्रेट उस्ताद सलामत अली ख़ान साहब ने वो तान कही हुई है। अच्छा। और वो बहुत डिफ़िकल्ट है, यानी जो लोग सुनकार हैं, जो समझते हैं, जो उस्ताद लोग हैं, उनको पता है कि ये तान कितनी मुश्किल है। और जिनको नहीं भी पता, जब वो सुनेंगे कि उनको अंदाज़ा ये होगा कि ये किस तरह से ये आवाज़ इतनी इलेक्ट्रिकल वॉइस लग रही है, ऐसा लग रहा है जैसे कि करंट है आवाज़ में। तो वो नेचुरली मेरे गले में अल्लाह ने दी हुई है, जिसके लिए मैंने कोई मेहनत नहीं की। आपको मैं एक छोटा सा टुकड़ा सुनवाता हूँ, क्योंकि वो सुनने का है, रेडियो का है। वो उस्ताद सलामत अली ख़ान, उस्ताद सलामत अली ख़ान साहब की आवाज़ में है। वो छोटा सा पीस है, वो सुनिए और फिर उसके बाद मैं फिर आप इनको देखिएगा। ये आपने सुन लिया, अब ज़रा ये आप कह दीजिए थोड़ा सा। देखो, मकसद ये नहीं है, हमें आप पे यकीन है। मैं लोगों को बता रहा हूँ कि हम अफसोस के साथ, मजाक नहीं कर रहा, हम किन लोगों से कहाँ कहाँ कब कब महरूम रह जाते हैं। ये वो टैलेंट है। जी अमीर। अब सबसे पहले मैं ये बता दूं कि ये मेरी तरफ से एक अदना सा ट्रिब्यूट है द ग्रेट उस्ताद सलामत अली ख़ान साहब को, और कोशिश करूंगा, क्योंकि ये बहुत ही डिफ़िकल्ट चीज़ है, बस कोशिश करूंगा कि वो थोड़ा तान अगर जो भी आपने सुनी, तान वो बहुत ये ज़रा इसका 20% भी अगर मैं मैच कर सकूं तो आपने मुझे अपनी राय से आगाह करना है और बताना है। मोरे नैन लगेगी बरसा, मोरे नैन। मेरी सांस फूल गई। अच्छा यार, ये मतलब आप
ये इसका रियाज सर्दियों में ही होता होगा। ये सर्दियों में बर्फ़ पे बैठ के भी कर सकते हैं आप इसका रियाज, बट ये तो एक जस्ट पार्ट ऑफ जोक है। बट ये रियाज जो है ना, ये करने से भी नहीं आती ये चीज़ें। कहाँ मिलते हैं ऐसे तुम जैसे गले, कहाँ से लाए हो ये? बस ये नसीब हो जाते हैं, ये अल्लाह ताला का ये गिफ्ट है, ये मिलते नहीं है। मतलब मैं ये समझ सकता हूँ कि आपकी पैदाइश से पहले कोई खटाई वटाई नहीं खाई गई होगी। तो बच्चे का गला तो चेक करें आप लोग, है ना। अच्छा, ये आजकल जो जेनजीज हैं ये मीम्स पे बड़ा चल रहे हैं? बिल्कुल। और आपने मीम्स को इस्तेमाल किया है, कभी इस्तेमाल किया है? मीम्स को मैं ऑनेस्टली बताऊं तो हम भी यूज़ करते रहते हैं, हम हर अच्छी चीज़ का मज़ा कर रहे होते हैं। ज़रूरी नहीं है कि जेनजी हो और यार सरी। नहीं, आप कौन सी जी हैं? मैं A to Z हूँ मैं। नहीं वो तो नहीं, आप 90s वाले हैं? 90s वाले हैं जी, 90s वाले है ना। जी जी मतलब आप जब पैदा हुए थे तो टोटल इंडस करोड़ा आई होगी शायद, जी जी जी। है ना। लोग ऐसी मेरे उम्र पैदा होने पे ही आई थी वो कुछ। नहीं, किसी औरत से पूछो ना, किसी खातून से पूछो आपकी डेट ऑफ बर्थ। मैं पैदा हुई थी ना तो हाँ सुजुकी 800 आई हुई थी। मतलब बता दो 80s में पैदा हुई तुम, हाँ बिल्कुल। या 84 में हुई थी, नहीं बताएंगी। तो ये जेनजीज में आपका जो ये आजकल आपने शुरू किया है, ये मीम पे गाना कैसे बन गया यार? बस एक ये समझ लें कि एक कॉन्सेप्ट, एक आइडिया मेरे जहन में आया था। मैं अमेरिका में शोज़ के लिए गया हुआ था, तो हम ऐसे वॉक कर रहे थे तो मेरे दिमाग में आया कि यार ये हम अक्सर बातों में भी ना, अगर कोई कुछ बात कर, रुको ज़रा सब्र करो, इस तरह की और उस तरह की जितनी भी फेमस मीम्स हैं, तो मैंने कहा क्यों ना इस पर मैं गाना इस पर बना दूँ और कुछ ऐसा थोड़ा सा फ़न ओरिएंटेड हो। एक काम करते हैं, क्योंकि हम वो गाना चला भी देंगे, लेकिन मैं चाह रहा हूँ उसका एक अस्थाई एक अंतरा आप सुनाएं और फिर उसके आगे की मीम मैं बोल दूंगा, तो लोगों को समझ में आएगा ये गाना है क्या। तो मेरे ख्याल से इसमें एक मीम वो द ग्रेट मरहूम, हाँ ठीक है, ठीक, मोइन अख्तर साहब की जो मीम है, तो वही वाली लाइन कहते हैं। तो उसमें आखिर में है कि वो तौबा तौबा सारा मूड ख़राब कर दिया, बड़े मनूस लग रहे, वो जो बड़ा फेमस है। तो वही वाली लाइन हम करते हैं, तो आपने उसका डायलॉग कहना है। वो था, अरे अनाड़ी तूने दिन को रात कर दिया, अच्छी खासी लड़की का मेकअप साफ कर दिया। तौबा तौबा सारा मूड खराब कर दिया, बड़ा मनूस लग रहा है। अल्लाह माफ़ करे, बहुत मनूस लग रहे हो, मत करो, रहने दो, बहुत बुरे लग रहे हो। तौबा तौबा तौबा, सारा मूड खराब कर दिया। हैं इसके बाद एक और अंतरा था। इसमें तो अंतरे हैं, एक और कर देना उधर। हाँ मुझे याद आ गया, वो है कौन सा वाला? रुको जरा सब्र करो। जी बिल्कुल, मैंने इस गाने का जो हमने नाम ही रखा है वही यही रखा है कि रुको ज़रा सब्र करो। हाँ। तो वो लेकिन लाइन आती है बड़ी मज़ेदार सी, वो इस तरह से, डायलॉग आपने कहना है, दुनिया की बातों पे गौर ना फिक्र करो, अपने दीवाने के दिल में घर करो, मेरे जज्बातों की कुछ तो कदर करो, रुको जरा सब्र करो, रुको जरा सब्र करो। तो ये मेरा नया गाना जो आपने इसके थोड़ा से चंक सुने हैं, तो बड़ा ही मज़ेदार सा गाना है, बड़े ही सोच समझ के हमने मेहनत करके इसको बनाया। तो जितने मीम्स लवर हैं वो इसको ज़रूर सुने और अपनी राय दें, और जो भी आपको लगता है, पॉजिटिव नेगेटिव भी हो सकती है, क्योंकि आजकल नेगेटिव ज़्यादा कमेंट्स होते हैं, तो आई डोंट माइंड, अपनी राय आप मुझ तक पहुँचाएँ और सुने ज़रूर और मैं बताऊँ, मीम्स लवर सुने, मेम्स लवर ना सुने, वरना उनकी मीम बन जाएगी। बिल्कुल ऐसी मेम्स लवर, अच्छी बात है। ये है वो गाना, और ये गाना अभी रिलीज़ पे है और इसकी वीडियो पे ही काम कर रहे हैं, और ये बड़ा अच्छा आइडिया है। बिल्कुल, और मैंने इसका ऑडियो रिलीज़ कर दिया है और जिन लोगों ने भी सुना है बड़ा मज़ा किया है और उसका बड़ा अप्रिशिएट कर रहे हैं। सुना? जी जी बिल्कुल सुना रही है वो, उन्होंने क्या, उनके कान ख़राब हो गए, उन्होंने तो सुनना है, बल्कि उन्होंने पहले सुनना है। अच्छा। उनको तो पहले सुनाना है जी, क्योंकि गाने की थीम ये है कि एक फ्लर्टी लड़का है, झूठ पे झूठ कह रहा है और पीछे से ये डायलॉग आ रहे हैं। ओए होए होए, फ्लर्टी लड़का, फ्लर्टी है। आइडिया तुमने फ्लर्टी का बड़ा अच्छा रखा हुआ है जी, ज़रूरी है ना। फ्लर्ट करने में क्या चीज़ ज़रूरी होती है? जिंदा होना ज़रूरी है, जिसके साथ किया जा रहा है उसका, जो कर रहा है उसका भी जिंदा होना ज़रूरी है हर तरह से। अच्छा, मतलब हम क्या हैं? मतलब आप मुझे देख के क्यों कह रहे हैं? नहीं, आपको देख के नहीं, लेकिन आप समझ गए कि मैं जो कहना चाह रहा हूँ ज़रूरी है। ये अगर ना हो तो फिर जैसे मैंने मुझे मेरे अंदर का वो इंसान जगा रहा है जो मैं जगाना चाह नहीं रहा। जी
ये जागा हुआ है, हमें पता नहीं है, लोगों तक नहीं पता। अच्छा अच्छा, फ्लर्ट करने के लिए क्या मतलब, ऐसी सीरियसली पूछ रहा हूँ, बच्चे सीख रहे हैं ना, बताओ ना इनको क्या ज़रूरी है? तो मैं कैसे बता सकता हूँ, मैं क्यों, फ्लर्टी क्या? थोड़ी हूँ, मैं फ्लर्टी नहीं नहीं, हूँ। आप नहीं, हमें पता नहीं, कसम से नहीं, ये नहीं है, लेकिन इसको पता सब है। बताओ जाहिर है हमने सीनियर से सीखा है, जैसे आपसे मैंने काफ़ी जी। बेहतर सर, बेहतर। अब बताएं कि मतलब फ्लर्ट एक क्या है, फ्लर्ट बजाते खुद क्या है? फ्लर्ट बजाते खुद यूं कह लें कि ठरक है। वाह वाह, ये आगे की कहते गुफ्तगू है। हैं कहते हैं ठरक और सड़क कहीं भी ले जाती है इंसान वाह को। वाह, सड़क और सड़क कहीं भी ले जाए। बल्कि अभी एक नया एक वर्ड जो है ना इन्वेंट हुआ है, वो एक फिल्म का डायलॉग है, वो कहती है कि तू बहुत बड़ा ठरकुल्ला है। हाँ वो कहता है ठरकुल्ला, हाँ। ठरक तो सुना, उसने कहा एक होता है ठरक, एक उससे बड़ा होता है, सेकंड फॉर्म होती है ठरकी, थर्ड फॉर्म पे आता है ठरकुल्ला। तो लोग जो है यार, बहुत आगे चले गए, वाकई बहुत आगे चले गए, और ठरक है भी आगे की चीज़, बिल्कुल शक नहीं। बिल्कुल ऐसी। तो कभी किसी ने गा के उतरे हो आप, कभी कोई आया हो और एकदम बस फरिफ्ता हो गया हो, क्या मर्द ही होगा कोई? हैं? नहीं मतलब मर्द भी हो सकता है। नहीं जी। नहीं, आपको गलत लग रहा है, मैं अमीर अली हूँ, मैं कोई करण जौहर नहीं हूँ जो मुझ पे वाह 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 वाह, बहुत अच्छा। देखिए ये होती है हाजिर दिमागी। नहीं नहीं मतलब कि मर्द फैन नहीं होते क्या? नहीं, जिस तरह आप पूछ रहे हैं वो वाले नहीं होते। नहीं, जिस तरह क्या, मैं तो मतलब सवाल पूछ रहा हूँ, मैं तो काम ही फैन इस बात की, जिस काम के पैसे मिल रहे हैं आदमी वो करेगा। सवाल कर रहा हूँ मैं, मर्द भी तो फैन होंगे। बिल्कुल बिल्कुल, मर्द भी फैन होते हाँ, हैं। और तो कभी किसी ने कहा कि यार मतलब को आंखों में आंसू आ जाते हैं बहुत से लोगों के, मैंने देखा है। बिल्कुल, ये तो है। ये अगर अब इस तरह से तो अब सुनाओ कहें ना तो वाकया, वो बताओ। कई ऐसी जगहें ऐसी होती हैं जहाँ पर गाना किसी को ना ज़्यादा असर कर जाता है, तो वो रोने भी लग जाता है। और फिर कभी कई, हाँ बिल्कुल, वो रोने भी लग जाता है। और अक्सर तो हमारे साथ ये हो जाता है कि हमारे ऑर्गेनाइजर पे असर कर जाता है, फिर हम रो रहे होते हैं। पेमेंट नहीं मिलती। वाह वाह वाह, ये आहिस्ता आहिस्ता मैं निकाल रहा हूँ। ऑर्गेनाइजर रोते रोते घर चला जाता है, फिर हमें रोना पड़ता अच्छा, है। हमारे साथ एक मसला ये है कि हम किसी को पुरसे पे भी जाए ना, तो साहब बैठे हुए बराबर में, और कोई नया जोक वो गाया सुनाओ, तो मैं यूँ देख रहा हूँ कि यार ये क्या आदमी है, मैं कहाँ बैठा हूँ। कह रहा और कोई नया जोक सुनाओ। अबे भाई पुरसे पे, तो कभी ऐसा हुआ कि कहीं ऐसी जगह बैठे हो कर यार एक अस्थाई तो सुना दो, कोई एम्बैरेसमेंट हो गई हो? नहीं, ऐसा हो जाता है कि बल्कि एक जगह मेरे साथ ऐसा हो, बाद में मुझे समझ में आई यार मैंने क्या किया। मैं गया मैयत के घर पे, तो वहाँ से मैं कुछ देर बाद घर वालों ने बोला क्या हुआ, तुम गए थे, तुम इतनी जल्दी वापस क्यों? मैंने कहा किसी ने हंस के बात ही नहीं की मुझसे, मैं क्यों वहाँ बैठता। बाद में उन्होंने कहा इस यार बात पे तो खैर मैयत के घर इस पे प्रोग्राम के बाद बताऊंगा तुम्हारे साथ क्या होना चाहिए था। अच्छा, तो बात हम कर रहे थे गाने की। जी पाकिस्तान के लिए भी तो गाया आपने, बिल्कुल। और मिली नगमा भी गाया था आपने। वो मिली नगमा था अब मैंने गाया था, अब जितने हमारे जो कौमी नगमे ना, उसका एक मैंने मैशअप बनाया था। हाँ, उसको एक गुलदस्ता टाइप मैंने उसकी शक्ल दी थी, और बहुत उसको लोगों ने अप्रिशिएट किया। अच्छा, सिंगर को कितना हसास होना चाहिए? मैं अपने एक्सपीरियंस से बताऊं तो कई बार जो है ना, आपका एक तो आर्टिस्ट नेचुरली जो है ना बहुत हसास होता है, और मुझे लगता है इतना होना नहीं चाहिए। जिस शो की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर भी शायद मुझे कभी कभार लगता है कि शायद मेरी गलती है। उस दौरान मेरी सिस्टर की होने वाली थी शादी, मैंने ये वहाँ पे ये बात भी बताई कि मेरी सिस्टर की शादी, और घर पे बड़ा मेरी इन्वॉल्वमेंट है फैमिली के साथ। तो वहाँ पर भी मुझे कई बार ऐसा लगता है कि शायद उस वजह से किसी ना किसी तरह से ना कुछ चीज़ों में फ़र्क पड़ा। और फिर हसास यहाँ पर मैं जितने न्यू कमर्स सिंगर्स हैं जो कि अभी जिस फ्रेज़ को मैं क्रॉस करके यहाँ तक पहुँचा हूँ, और जो उस पीरियड में, तो मैं उनको समझाना चाहूँगा कि आपने किसी की भी बात को दिल पे नहीं लेना है, क्योंकि यहाँ पर लोग बैठे ही इस ताक में कि आपको कई ऐसे, फैसल भाई मैंने चीज़ें छोड़ दी सिर्फ इस वजह से कि यार इस बंदे ने ये बात की कैसे। तो अब जाके मुझे रियलाइज़ होता है कि नहीं करना। लोग चाहते यही हैं कि तुम ऐसे जुमले दिए जाएं कि तुम वहाँ से चले जाओ और उनकी जगह खाली बन जाए, तुम ना आगे आ जाओ कहीं गलती से भी। क्या हुआ था? वो ये हुआ था कि एक मुझे यहाँ पर एक शो में ना जिन्होंने मुझे शो में बुलाया था, तो उन्होंने मुझे एक ड्रामे की ऑफ़र की
अच्छा, उन्होंने कहा कि तुम तो, अच्छा सीन ये हुआ कि किसी और Acting ने की- acting जी की एक्टिंग की, अच्छा। किसी और ने उनसे ये बात की, तो उन्होंने ब्रेक पे ना आके मुझसे कहा कि वो फलां ये बात कह रही हैं कि तुम इस लड़के को एक्टिंग करनी चाहिए, ड्रामे में आना चाहिए, तो इनको तुम बता देना कि मैंने पहले से तुमसे बात की हुई, इनके साथ ना करना। मैंने कहा ओके। तो इन शॉर्ट मैं वेन्यू पे पहुंचा, तो वहाँ पर एक बड़े ही करीबी फैसल भाई, मुझे इतना दुख है इस बात का, और इस बात का भी दुख है कि मैंने क्यों जज्बातीपन किया, मुझे रुकना चाहिए था। उन्होंने वहाँ पर ऐसी बात की, हालांकि मैं उनसे एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। उन्होंने कहा कि ये तो पर्ची है। तो बड़ा दिल दुखा। जैसे आपने कहा ना कि आर्टिस्ट को कितना हसास, तो मुझे लगता है कि आर्टिस्ट को हसास होना चाहिए, बट कई जगह पर आपको ढीठ बनना चाहिए। ढीठ बन जाना चाहिए। ढीठ बनेंगे तो कुछ कर पाएंगे। अगर लोगों की बातों पे आके आपने जगहें छोड़ दी तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा। हाँ, अगर इस तरह लोग जगह छोड़ने लगे तो सिर्फ सुरीले लोग रह जाएंगे। हैं? मतलब एक बात है, ढीठ बनना पड़ता बहुत ज़रूरी है ना? ढीठ बनना चाहिए। और किसी ने कहा था कि यार आजकल सिंगर कितना पैसा ले रहे हैं, और कोक स्टूडियो में आपको अब तक तो नहीं हो पाया, लेट्स सी, नहीं, अगर तो कभी आप- मौका मिलेगा तो। नहीं तो आप बेहतर गाना छोड़ दें। मतलब ये है कि तू गाने में थोड़ी लचक लाएं, थोड़ी मिजाज में भी लचक मुझे लाएं। लग रहा है कि गाने से ज़्यादा खुद में लचक अगर आ जाए तो शायद। मैं वही कह रहा हूँ, थोड़ा सा लचक लाएं अगर आप, तो बिल्कुल। वही तो। कोक स्टूडियो में कभी आपको बुलाया नहीं गया? नहीं, अब तक तो नहीं बुलाया गया, लेकिन जब बुलाया जाएगा तो इंशाल्लाह जाएंगे, क्योंकि हालांकि- हमारे मुल्क का अपना शो है और उसमें जब मौका मिलेगा तो और परफॉर्म ये जो अभी लाइव परफॉर्मेंस में, तो एक लाइव परफॉर्मर जो होता है ना, उसको बहुत एंटरटेनिंग होना पड़ता है, बिल्कुल होना भी चाहिए। जी। तो क्या करते हैं आप जब आप समझते हैं कि यार अब मैं थक गया हूँ, बहुत लंबी परफॉर्मेंस हो गई है, तो पब्लिक को थोड़ा इधर उधर करने के लिए क्या करते हैं? मुझ में एक चीज़ ये भी है कि मैं कोशिश करता हूँ कि थोड़ा सा हंसी मजाक में, थोड़ा कुछ सिंगर्स हैं जिनकी मैं मिमिक्री करने की कोशिश करता हूँ और लोग बहुत अप्रिशिएट करते हैं, उस पर मज़ा कर रहे होते हैं अक्सर। जैसे रिसेंट अभी मैं अमेरिका गया था, वहाँ पर मैंने एक सॉन्ग परफॉर्म किया, और उसके बाद आप यकीन करें हर शो में, इंक्लूडिंग पाकिस्तान, जब मैं वापस आया यहाँ पर भी शो में वो फरमाइश हुई कि वो आपने लाजमी गाना है। क्या वो एक फ़ीमेल वॉइस है जो कि पर्टिकुलर बड़ी डिफरेंट वॉइस है, और वो गाना आप सबने सुना हुआ होगा, छैया छैया, चल छैया छैया। हाँ। उसके स्टार्ट में वो वॉइस है, तो मैं उसकी वैसी गा रहा होता हूँ, तो वैसे ही मैंने कर दिया, तो लोगों ने बड़ा पसंद किया। क्या? तो फिर हर शो में सुना गया। वो ये था कि पता नहीं अभी आवाज़ उस तरह से निकल पाएगी कि नहीं। जिनके सर हो इश्क की छाँव, पाँव के नीचे मिट्टी होगी, जिनके सर हो इश्क की छाँव। वाकई ये आवाज़ तो आई थी उस गाने के शुरू में, बहुत एक्यूरेट। Thank you. वैसे इश्क की छाँव आजकल अगर किसी पे पड़ जाए तो उसके पाँव के नीचे मिट्टी नहीं होती, उसी पे मिट्टी पड़ जाती है। मिट्टी के नीचे जी पाँव हाँ, होते हैं। हाँ, तो मतलब ये बात हुई थी। क्या मिमिक्री आप उनकी तो मर गए जो चले गए इस दुनिया से, एसपी बाला हो गए, और फिर वो सुल्तान खान सारंगी वाले जो पिया बसंती रहे। मैं आपको सुनवाता हूँ एसपी बाला सुब्रमण्यम, जो अब इस दुनिया में नहीं है। बहुत बड़ा नाम और बहुत बड़े बड़े गाने उन्होंने गाए। सलमान खान की एक्टिंग पे जिनकी आवाज़ थी गाने पे, और सूट ही उन्हीं की आवाज़ करती थी, ज़रा वो सुना दो थोड़ा सा। एसपी बाला साहब का जो अंदाज़ था, नहायत सुरीले सिंगर थे। उनका अंदाज़ था इस तरह से कि वाजा शाम होने आई, मौसम ने ली अंगड़ाई, फिर किस बात की है लड़ाई। वाह वाह वाह, ये अच्छा ज़रूरी ये है। बात है। जी। और वो सारंगी नवाज, एक सारंग वो भी जी, सारंगी नवाज सुल्तान खान साहब, उनका बड़ा डिफरेंट वोकल, बहुत ही खूबसूरत अंदाज़ उनका। उनका अंदाज़ कुछ यूँ था कि बड़ा फेवरेट मेरा गाना ये, पिया बसंती से काहे सताएं आजा, जाने क्या जादू किया, वाह। प्यार की धुन छेड़ दिया, ओ काहे सताएं आजा।
वाह वाह यार, ये जो आखिर में किया मैं बहुत अच्छा लगा मैं। थैंक यू। मुझे ये अफसोस तो नहीं है आमिर अली, तुम बहुत अच्छी सटल जगह पे हो, और तुम जिस महफिल में जाते हो उसमें कोई शक नहीं, उस महफिल की जान होते हैं आप। और आपकी गायकी में, आपके गाने में, आपकी आवाज़ में जादू है। थैंक यू सो मच। मैं चाहता हूँ जो मैशअप आपने पाकिस्तान के लिए किया था वो हम आखिर में आपसे सुनते हैं और आपसे इजाज़त चाहते हैं अगले मेहमान तक के लिए। इस चैनल को सब्सक्राइब भी किया कीजिए, इस पर कमेंट भी किया कीजिए। आपके कमेंट्स हमारे लिए बड़ी इम्पोर्टेंस रखते हैं, बहुत अहमियत के हामिल होते हैं। इनका शुक्रिया भी साथ साथ अदा कर देना कि इसने बड़ा टाइम दिया आमिर अली ने, क्योंकि इनका अभी शो भी है रात में और हम शाम में इस वक्त बैठे हुए हैं पॉडकास्ट में। बहुत बहुत शुक्रिया आमिर। थैंक यू सो मच। आपका शुक्रिया कि आपने बुलाया, बहुत मज़ा आया। और आपने सही कहा कि कल भी मेरी परफॉर्मेंस थी, आज भी शो है, बट फैसल भाई ने मुझे कहा तो मैं मना नहीं कर सकता था, और बहुत मज़ा आया। थैंक यू सो मच अगेन। खुश रहिए, सलामत रहिए, पाकिस्तान सलामत रहे, हम और आप अल्लाह की अमान में रहें। आप भी सलामत रहिए। पाकिस्तान का जो मैशअप इन्होंने गाया है उसको हम सुनते हैं और अल्लाह हाफ़िज़ करते हैं। उसमें मैंने जुनैद जमशेद साहब और हाँ, मेहदी हसन खान साहब सबकी चीज़ें, वो ये था कि और सच बताऊं तो ये हम सबकी दिल की आवाज़ है और बड़ी दिल से ये आवाज़ निकली। तेरा हर एक ज़र्रा हमको अपनी जान से प्यारा, तेरे दम से शान हमारी, तुझसे नाम हमारा, जब तक है ये दुनिया बाकी हम देखें आज़ाद, हम देखें आज़ाद तुझे, हम देखें आज़ाद। सोहनी धरती अल्लाह रखे